हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग डायमेंशनल क्वांटिटीज एंड ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं। ग्रुपिंग ऑफ वेरियस डायमेंशनल क्वांटिटीज। लेकिन हर बार की तरह लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव बात से मैं हमेशा शुरू करता हूँ। तो आज की एक प्यारी सी बात मैं आपको कहूँगा कि जब हम कोशिश करते हैं तो आज कोशिश की, कल कोशिश की, उससे कुछ नहीं होगा। कोशिश लगातार होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रयास लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की बूंदें छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन जब लगातार गिरती है ना तो बड़ी बड़ी नदियों के बहाव को वो रोक सकती है, उनको बदल सकती है। तो कोशिश आपकी लगातार होनी चाहिए गाइस। रोज मेहनत करो, कंसिस्टेंसी लाओ अपने काम में और स्टडीज में, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स एंड ऑन टारगेट रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो कुछ बच गए वो हम देख लेंगे, और खास करके आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रुपिंग। मैं ऐसे ऐसे क्वांटिटीज को ग्रुप कर दूंगा आपके लिए कि एक क्वांटिटी, एक डायमेंशनल फॉर्मूला से आपको बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज, बहुत सारी क्वांटिटीज को एसोसिएट करना है। और उसके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, जेई मेंस में क्या पूछे गए, नीट में क्या पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं। फाइन, चलिए तो कुछ क्वांटिटीज देख लेते हैं। तो बिफोर मूविंग फर्दर, प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए फिनिक्स इंस्टीट्यूट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। जो साइंस पढ़ रहा है उनको आप शेयर कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म मिलेगा। चलिए गाइस, तो करंट डेंसिटी क्या होती है? तो गाइस, जब कोई कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेट अस से this is an electric conductor or this is a conductor which can pass electric current through it। तो जब इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा होता है, लेट अस से आई फ्लो हो रहा होता है, तो गाइस वो किसी एरिया के अंदर से फ्लो होता है। देखिए अगेन से कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू फ्लो हो रहा होता है। तो करंट डेंसिटी को J से डिनोट किया जाता है एंड J इज इक्वल्स टू I बाई A। उसका यूनिट क्या होगा गाइस? इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? A1 L minus 2 will be the dimensional formula. So electric current passing through a unit cross sectional area, per unit cross sectional area, that is called current density। ठीक है गाइस, चल आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट। गाइस, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? तो कोई भी मैग्नेट होता है उसकी पहचान होती है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। कोई भी मैग्नेट कितना स्ट्रांग है वो मैग्नेटिक मोमेंट से जानते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरली यूज होता है सोलेनॉइड्स के लिए। तो गाइस, सोलेनॉइड्स भी एक तरह के मैग्नेट्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ तरीके की हम लोग वाइंडिंग करते हैं ना, इस तरह से हम लोग वाइंडिंग करते हैं और उसके अंदर कुछ करंट फ्लो करवाते हैं। तो ये जो है वो उसका एरिया होता है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट को जनरली म्यू से डिनोट किया जाता है और एम से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला है आईए, I into area, current into area, so ampere into meter square। ठीक है, so this is the formula for magnetic moment। it is a vector quantity and इसका जो dimensional formula होगा guys, the dimensional formula can be given as A1 L2। dimensional formula can be given as A1 L2। very simple। next है guys, magnetization। Now what exactly is magnetization? तो जब भी किसी क्वांटिटी को आपको मैग्नेट बनाना होता है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट किसी के पास है तो वो मैग्नेट है। तो वो मैग्नेटिक मोमेंट अगर किसी बॉडी में क्रिएट करते हैं हम, तो आपने पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट किया, उस क्वांटिटी को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट, और वी कैन से म्यू अपॉन वी। इसको कैपिटल एम से भी डिनोट किया जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट है आईए एंड वी जो है वॉल्यूम विच इज मीटर क्यूब, दैट इज एल क्यूब। आईए वी, यूनिट क्या होगा गाइस? आई इज एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, अपॉन
मीटर क्यूब, तो स्क्वायर से क्यूब गेले, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एम्पियर मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर गाइस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इज नथिंग बट A1 L -1। दिस इज सेम एट मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, हम लोग ने जो देखा था, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस, पोलराइजेशन। व्हाट एग्जैक्टली इज पोलराइजेशन? तो गाइस जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो पोलराइज होता है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से कोई चीज जो होती है वो मैग्नेटाइजेशन करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से वो पोलराइजेशन करती है। तो ये जो पोलराइजेशन है, दैट पोलराइजेशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, So polarization P is equals to, or we can say polarization P is equals to dipole moment per unit volume। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो डाइपोल मोमेंट क्या था? तो डाइपोल मोमेंट का कल हमने फॉर्मूला देखा था 2a इंटू क्यू, डिस्टेंस इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसका यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा? यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब, सो विच इज इक्वल्स टू कूलम मीटर रेज टू -2। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा गाइस? कूलम बोले तो A1 T1 एंड ये है आपका L रेज टू -2, तो A1 T1 L रेज टू -2। ठीक है, सो दिस इज द पोलराइजेशन दैट वी हैव। क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये क्वांटिटीज थी। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मच अवेटेड टॉपिक, दैट इज ग्रुपिंग। जे गाइस ग्रुपिंग आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा बहुत सारी क्वांटिटीज को एक साथ लाने में। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दिस, व्हाट आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं? M0, L0, T0 उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंगल, तो एंगल जो प्लेन एंगल होता है गाइस दैट इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ एक दूसरे को कैंसिल करेगी, क्या बन जाएगा वो? डायमेंशनलेस। व्हाट एग्जैक्टली सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल गाइस था एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, गेले कैंसल्ड आउट। सो द टोटल dimensional formula you'll be getting is M0, L0, T0 which is dimensionless। What was strain? strain याद है मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी को हम लोग खींचते हैं तो उसका लेंथ बढ़ता है, तो वो बढ़ा हुआ लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसे ही हम स्ट्रेन कहते हैं। तो ये था आपका एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा L बाई L। तो ये भी क्या हो गया गाइस? डायमेंशनलेस हो गया। क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर कहा जाता है, ये क्या है? तो गाइस जब ये आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 12th स्टैंडर्ड के अंदर, जब कोई LCR सर्किट होती है, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर वाली सर्किट होती है, तो उसका क्वालिटी डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पर कुछ एक रेशियो देखा जाता है उसका, कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखा जाता है। तो बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है, क्योंकि बैंडविड्थ भी एक फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी तो खुद फ्रीक्वेंसी है ही, तो यहाँ पर बैंडविड्थ अपॉन फ्रीक्वेंसी का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो आपको देता है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला है यहाँ पर, ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा ओमेगा सेम चीज है, कैंसल आउट करेगी, तो ये क्वालिटी फैक्टर जिसे क्यू फैक्टर भी कहा जाता है वो डायमेंशनलेस हो जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉस, साइन, कोसेक, सेक, टेन एंड कॉट। तो ये सारी चीज क्या है गाइस? ये सारी चीज जो है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी होती है गाइस वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज साइन थीटा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ऑपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये रेशियोज ऑफ द साइड है। तो रेशियोज ऑलवेज कैसे होता है? डायमेंशनलेस। तो ये क्या है? रेशियोज ऑफ द लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ, और लेंथ एक दूसरे को क्या करता है? ऑलवेज कैंसल आउट करता है। ठीक है गाइस, लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस भी हमारे डायमेंशनलेस होते हैं, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डायमेंशनलेस होते हैं। ये एक मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल टूल है
ये भी एक मैथमेटिकल टूल है, लेकिन याद रखना कि ये जो है वो दोनों मैथमेटिकल टूल डायमेंशनलेस होंगे। रिलेटिव डेंसिटी होती है गाइस डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों डेंसिटीज एक दूसरे को कैंसल आउट करती है। सो ये क्वांटिटी जो है वो भी हमारी गाइस कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। ठीक है गाइस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आप लोग पढ़े हो 10th स्टैंडर्ड के अंदर, स्पीड इन अ मीडियम स्पीड इन अ मीडियम एंड स्पीड इन वैक्यूम। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि दोनों स्पीड है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी। और यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी, दैट रिजल्टेंट क्वांटिटी विल टर्न आउट टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ पर गाइस रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम सॉरी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलन एम अपॉन एप्सिलन नॉट, क्योंकि एप्सिलन एप्सिलन दोनों सेम क्वांटिटी है, अगेन कैंसिल आउट करेगी। वैसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू ऑफ वैक्यूम, तो ये रेशियो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। गाइस पावर फैक्टर होता है एन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट्स, उसका कॉस कंपोनेंट मतलब कॉस फाई। तो कॉस तो मैंने अभी कह दिया आपको कि ये जो कॉस है वो क्या है, इट्स अ डायमेंशनलेस। तो जो करंट और वोल्टेज के बीच के फेजर के बीच का जो एंगल होता है उसका कॉस कंपोनेंट जो होता है उसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे। बट ये सारी चीजें अभी जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मीनवाइल आफ्टर जब आप रिवीजन कर रहे होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, तो दीज ऑल क्वांटिटीज विल मेक सेंस टू यू। आप ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी आपको अगर कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन करना है, अभी आपको कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन शुड मेक सेंस टू यू, तो यू शुड एटलीस्ट नो दिस ऑल क्वांटिटीज। आपको नोन होनी चाहिए कि हाँ सर ने लेक्चर में बताया था ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और आपने डन करके रख दिया उसको, तो आप आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस गाइस डन कर सकते हो। ठीक है, सो ये अपनी कौन सी क्वांटिटीज हो गई, ये सारी हो गई हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वांटिटीज के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, अच्छा चलो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कैसी है, तो सर ने बताया रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, डायमेंशनलेस। नेक्स्ट पावर फैक्टर कैसा है, तो सर ने बताया अभी पावर फैक्टर साहब भी डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट सर ने बताया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। गाइस म्यू नॉट इज नॉट डायमेंशनलेस, उसका रेशियो डायमेंशनलेस है। तो ये म्यू नॉट इट्स नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंड क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर जो हमने देखा अभी वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर these three quantities are dimensionless quantity. It was asked on 27th August morning shift 2021 in JEE mains, right? तो ये permeability of the free space is the right answer for this question. आगे बढ़ते guys, dimensions same as energy. अब ये आप जो फॉर्मूलाज देख रहे हो ना गाइस, एनर्जी के पूरे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो ये फॉर्मूलाज पहले तो वर्क डन, टॉर्क, वर्क फंक्शन एंड आरएचसी, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वर्क डन, टॉर्क एंड वर्क फंक्शन तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इन लोग का m1 l2 t-2 होता है, ये एनर्जी जैसे ही होता है। ये आरएचसी में गाइस आर है रिडबर्ग कांस्टेंट, आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। एच है गाइस प्लैंक कांस्टेंट, एंड सी जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। गाइज आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे RH C, तो आपको एनर्जी का डायमेंशन मिलेगा, इट्स अ फेमस क्वांटिटी। E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन अंकल का एनर्जी मास रिलेशन का फॉर्मूला है। तो mc स्क्वायर भी किसके जैसा है, एनर्जी जैसा। इसकी जगह पे mv स्क्वायर भी यूज करते हैं, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी एक यूज यहाँ पे होता है। यहाँ पे m क्या है गाइज, m इज मास, C is again speed of light, ठीक है। यहां पर H, ये दोनों फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है। फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज C by lambda, तो HF कैन बी रिटन एज HC by lambda। दिस इज एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन दैट वी हैव। लाइट की जो फोटोन की एनर्जी होती है उसको गाइस फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक कांस्टेंट से दी जाती है। तो यहाँ पर H अगेन आपका क्या है, H इज प्लैंक कांस्टेंट, lambda is wavelength, lambda is wavelength, C क्या है, speed of light। So guys this is speed of light।
ओके, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर गाइस दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, जो हीट के फॉर्म में रेजिस्टेंस के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। तो ये जो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होने वाली एनर्जी है, इसी का फॉर्मूला आपको दिया आई स्क्वायर आर टी, इसी का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर टी, इसी का फॉर्मूला वी आई टी। तो ये तीनों फॉर्मूला एक ही चीज के तीन रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग याद रखना, एक याद है तो दूसरा आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे v इक्वल टू आई आर रखोगे तो आई स्क्वायर आर मिलेगा, यहाँ पे i इक्वल टू वी बाय आर रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। तो I क्या है, इट्स अ करंट, रेजिस्टेंस R है, ओम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एंड T जो है वो टाइम है, ठीक है गाइस। सिमिलरली यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूं तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, तो V जो है वो वोल्ट है, ये सभी इलेक्ट्रिकल डोमेन में आते हैं। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो C जो है वो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस भी हमने स्टडी किया था, राइट। V अगेन वोल्ट है, R क्या है आपका, रेजिस्टेंस है, R इज द रेजिस्टेंस, T इज द टाइम, I इज अगेन द करंट, Q जो है वो आपका चार्ज है, एंड इस ऊपर वाले फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो ये जो L है वो लेंथ नहीं है, याद रखना, इट इज इंडक्टेंस। ये क्या है गाइस, इट इज इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस जो होता है कॉइल, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में जो स्टोर होने वाली एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो इसी वजह से एल आई स्क्वायर जो है वो एनर्जी का डायमेंशन आपको देगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी, क्यू वी, वी आई टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, सी वी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, एच एफ, एच सी बाय लैम्डा, आई स्क्वायर आर, आर टी, आर एच सी, वर्क फंक्शन, टॉर्क एंड वर्क, ये ऐसी क्वांटिटीज है गाइस जिनका जो फॉर्मूला है, और भी है एनर्जी के तो बहुत सारी है, ठीक है। और भी हम लोग एनर्जी के काफ़ी डिराइव कर सकते हैं, जैसे एनर्जी बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस, जी एम वन एम टू अपॉन आर, तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है गाइस, इसका एनर्जी का हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज है जिसमें से मैंने मेजॉरिटी ऑफ तो आपको लिस्ट आउट करके दे दिए, बाकी तो काफ़ी सारे डिराइव किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस, डायमेंशंस सेम एज टाइम, ये काफी काम की चीज है। तो यहाँ पे गाइस टाइम, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन, वन रिवॉल्यूशन, वन रोटेशन, है ना। तो ये वन रोटेशन, वन रिवॉल्यूशन, वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, ये कंप्लीट होने का जो टाइम होता है, एक चक्कर कंप्लीट होने का जो टाइम होता है, उसे गाइस हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो उसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, वो नॉर्मल स्मॉल टी वाले टाइम से डिफरेंट होता है। स्मॉल टी वाला तो एनी टाइम है, कोई भी टाइम को हम स्मॉल टी कह देते हैं, लेकिन जब टाइम कैपिटल टी होता है तो उसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसे गाइस हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक आ गया। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में मैंने बात की थी टाइम कांस्टेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट है L बाई आर, तो गाइस L आपका क्या है, L आपका इंडक्टेंस है, एंड R जो है वो आपका क्या है, R आपका रेजिस्टेंस है। तो इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, 1/f इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो भी टाइम जैसा होता है, तो वो इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी टाइम पीरियड होता है ना। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है T और 1/f का, तो T इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/f होता है। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे भी इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, तो L क्या है, इंडक्टर, इंडक्टेंस, एंड C क्या है आपका, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर गाइस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस हम लोग यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ LC, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, 1/√of L से हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, एंड जो टाइम होता है उस फ्रीक्वेंसी के एसोसिएटेड उसको अंडर रूट ऑफ LC कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1/ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा गाइस है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब घूमने वाली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी किसी के लिए भी आती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गोल गोल घूमने वाली चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं। M/K क्या है, तो स्प्रिंग जब ऐसे मास M और ब्लॉक स्प्रिंग जो सिस्टम होती है इस तरह से, ये स्प्रिंग है,
और उसके नीचे ब्लॉक अटैच है m मास का, उसको जब खींचा जाए और छोड़ा जाए तो इसका जो ये कंप्लीट होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, उस एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला गाइस हम लोग देते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो m/k जो है t इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m/k। तो यहाँ पर मास m1 हो जाएगा और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो F इज इक्वल्स टू kx फॉर्मूला है, तो गाइस k इज इक्वल्स टू F/x होगा। फोर्स आपका हो जाएगा m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाय x जो हो जाएगा वो L1 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 मिले, सो m1 t-2 आपका ये आ गया, तो ये हो गया m1 t-2 और ये t-2 जब ऊपर चला जाएगा यहाँ पे अंडर रूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर जब आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा t एंड अंडर रूट ऑफ m/k इज सेम एज t। वैसे यहाँ पर अंडर रूट ऑफ l/g इज सेम एज t। तो अंडर रूट ऑफ l/g है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के अंदर यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। आप लोग ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, आप लोग ने कहीं ना कहीं अभी सॉल्यूशन के टाइम पे देखा होगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन एज 2 अंडर रूट ऑफ l/g। तो वहां पर 2 का तो कोई यूनिट होता नहीं, इसीलिए टाइम जो है वो अंडर रूट ऑफ l/g से आप दे सकते हो। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलाज किस चीज के हो गए बोलो, सिर्फ टाइम, ये सब टाइम देता है आपको, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज आपको क्या देती है, टाइम देती है, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पे टाइम आएगा वहां पे यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस ग्रुपिंग करेंगे। नेक्स्ट ग्रुपिंग में आती है हमारी कौन सी क्वांटिटीज, जिसका डायमेंशन सेम एज फ्रीक्वेंसी है, नॉट टाइम। इसका डायमेंशन सेम एज क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। अच्छा ओ सॉरी, कॉपी पेस्ट हुआ था, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट है वेलोसिटी अपॉन लेंथ। और वेलोसिटी आपका क्या है, L1 t-1 डिवाइडेड बाय आपका ग्रेडियंट मतलब लेंथ, तो L1 हो गया, तो L1 L1 गेले आपको t-1 मिलेगा। t-1 इज सेम एज फ्रीक्वेंसी, सेकंड इनवर्स उसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। 1/RC, तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड हो जाएगा, क्योंकि RC जो है वो क्या है आपका, RC जो है वो टाइम के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो टाइम के अंदर RC आता है, तो इसका इनवर्स जब हम लोगे तो इसका इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा गाइस। R/L भी सेम एज 1/L/R, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड विच इज इक्वल्स टू टाइम इनवर्स। इसका भी टाइम इनवर्स आ गया। ओमेगा इक्वल टू गाइस होता है, ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/T, तो वो भी आपका टाइम इनवर्स आ गया, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस होता है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, तो ये भी टाइम पीरियड के जैसा ही आएगा, टी इनवर्स, क्योंकि आप जब सारी चीजें यहाँ पे L और C की रखोगे तो आपको यहाँ पर टाइम का वो मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने पीछे देखा अंडर रूट ऑफ LC जो है वो टाइम पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। ये गाइज आप लोग कब पढ़ोगे, जब आप लोग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की सर्किट्स पढ़ोगे, तब ये LC जो है वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है इंडक्टर एंड कैपेसिटर वाली सर्किट्स का। तो वहां पे हम लोग उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट को हम लोग लैम्बडा कहते हैं। एंड जैसे मैंने कल आपको रेडियो एक्टिविटी बताया था, डिसइंटीग्रेशन रेट dN/dt, तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इंटू एन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एन हो है वो नंबर है, ये भी नंबर है ना। मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कितने अल्फा बीटा गामा निकल रहे हैं, तो वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड गाइस करता है कि इनिशियली इसके पास कितना नंबर है ना। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ अल्फा बीटा गामा विच आर मतलब कमिंग आउट फ्रॉम द गिवन सैंपल is actually with respect to time is depending on the total number of sample that we have। मतलब कितना बड़ा सैंपल है, छोटा सैंपल है वो तो थोड़े थोड़े निकलेंगे, बड़ा सैंपल हो सब साइड से निकल रहे, ज्यादा निकलेंगे, तो dN/dt ज्यादा होगा, इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा। तो गाइस ये नंबर जो इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला है टी इनवर्स। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, टी इनवर्स। तो लैम्बडा जो है वो भी टी इनवर्स होना चाहिए, तभी ये इक्वल टू साइन जस्टिफाई होगी, नहीं तो जस्टिफाई नहीं होगी। तो ये लैम्बडा जो है इसे ही गाइस हम लोग कहते हैं डीके कांस्टेंट। ये डीके कांस्टेंट कौन है, ये लैम्बडा जो है उसी को हम लोग कहते हैं डीके कांस्टेंट, ठीक है गाइस, फाइन। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो गई। एक और बार आप लोग रिपीट करना इसको अच्छे से, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज आपके लिए न्यू है, ठीक है। इसका टेंशन नहीं लेने का, जितना आप इसको रिवाइज करोगे उतना आपके हैबिचुएट हो जाएगा, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप उसको रिकलेक्ट कर पाओगे। ग्रुपिंग याद रखने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, माइंड वेल, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं
ठीक है, चलो तो अभी यहां पर मैं डिफाइन करने वाला हूं किसको, एक है स्ट्रेस एंड एनर्जी डेंसिटी। यहां पे मैं एक चीज और लिख रहा हूं, क्या, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है गाइस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू m1L2T-2 डिवाइडेड बाय L3। ये कैंसिल हो जाएगा, एक रहेगा विच इज इक्वल्स टू m1L-1T-2 विच इज सेम एज प्रेशर। अब ये एनर्जी डेंसिटी जब कैपेसिटर में होती है तो इसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये किसका फॉर्मूला है गाइस, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। और एनर्जी डेंसिटी जो है वो आपका प्रेशर के जैसा होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया विच इज सेम एज प्रेशर, ठीक है। और इसका भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m1L-1T-2। ये b² बाय म्यू नॉट है गाइस, b² बाय म्यू नॉट है, ये भी आपकी क्या है, दिस इज सेम एज, एक्चुअली इसके ओरिजिनल फॉर्मूला के आगे से हाफ लगता है, इसके आगे भी हाफ लगता है, पर हम लोग क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला देख रहे हैं हमारे लिए ये हाफ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, हमारे लिए सिर्फ क्वांटिटीज का इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ डायमेंशनली लिखी गई क्वांटिटीज है। तो ये किसके बारे में है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की हो गई, ये इंडक्टर की हो गई। गाइस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी याद करो, मैंने आपको समझाया था, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। स्ट्रेस जो होता है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर इसको हमने डिफाइन किया था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लेट अस से कैपिटल E इनटू एप्सिलॉन स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन तो डायमेंशनलेस है, तो सिग्मा इज सेम एज E, है ना, सिग्मा इज सेम एज E। और E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस प्रेशर जैसा है, तो E जो होगा वो भी किसके जैसा होगा, E इज ऑल्सो सेम एज प्रेशर। गाइस यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस एक तरह की ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के लिए। तो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस जो है वो हमारी किसके जैसी क्वांटिटीज है, तो गाइस वो हमारी क्वांटिटीज है वो ऑलवेज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसी ही होती है। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप चैट बॉक्स में गाइस बोल सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, यस हेलो, तो आप लोग पूछ सकते हो, फाइन। चल तो अभी लाइव चैट मेरे हाथ में ही है, चालू ही है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डायमेंशन सेम एज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के जैसा जो डायमेंशन है, ठीक है, वो किसके अंदर होगा, चलिए देखते हैं। डायमेंशन सेम एज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम गाइस क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो अब लीनियर मोमेंटम है आपका m1L1T-1 मल्टीप्लाइड बाय L1, तो आपका ये हो गया m1L2T-1, ठीक है। अब एंगुलर इंपल्स क्या है, एंगुलर इंपल्स इज नथिंग बट गाइस इट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, तो गाइस एक अंकल थे जिनका नाम था, मैंने आपको बताया था, ये बोहर का जो मॉडल था, है ना, बोहर मॉडल के अंदर हम लोग ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऐसी ऑर्बिट में होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसी ऑर्बिट में घूमना पसंद करता है कि जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π।
तो n जो है वो तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम वो प्लैंक कांस्टेंट जैसा हो गया। तो प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट होगी या प्लैंक कांस्टेंट का जो भी डायमेंशन होगा वो भी m1L2 t-1 हो जाएगा। ये काफ़ी टाइम पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन दोनों को एसोसिएट किए गए हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसके जैसी क्वांटिटी है। तो गाइज याद रखना, एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी इज सेम एज प्लैंक कांस्टेंट, इसको ज़्यादातर पूछा जाता है। एंगुलर इम्पल्स अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है, ठीक है। सिंपल इम्पल्स जो होता है वो सिंपल मोमेंटम का चेंज कहलाता है, एंगुलर इम्पल्स जो होता है वो गाइस एंगुलर मोमेंटम का चेंज कहलाता है, राइट। ठीक है, फाइन, चलिए आगे बढ़ते गाइस। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है? द डायमेंशन दे आर हैविंग सेम एज वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है। चल, तो अभी नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या आएगा यहाँ पे? लेट अस सी वेलोसिटी का क्या आएगा। वेलोसिटी का गाइस यहाँ पे आना है L1 t-1 नॉर्मल वेलोसिटी। अभी 1/√of एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज गिविंग यू द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या देता है? स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज अ नेचुरल कांस्टेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ अनदर 2 नेचुरल कांस्टेंट्स व्हिच वी हैव, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम, एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। ये आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ोगे। नेक्स्ट जो है वो √of gm/r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप स्पीड। सर ये एस्केप स्पीड क्या होती है? एस्केप स्पीड का अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है जीई एडवांस 2022 में। एस्केप स्पीड होती है गाइस, किसी भी प्लेनेट से अगर आपको एस्केप करके निकल जाना है बाहर उसकी ग्रेविटी से, तो आपको कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, तो उसको हम एस्केप स्पीड कहते हैं। वो डिपेंड करती है प्लेनेट के मास पर एंड प्लेनेट के रेडियस पर डिपेंड करती है। तो √of gm/r आप करोगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यही मिल रहा है। यहाँ पर गाइस ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे भी स्पीड ऑफ लाइट से दिया जाता है, दैट विल गिव यू स्पीड ऑफ लाइट। ये भी इनका फॉर्मूला है, याद रखो, E/B = c, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये सारी वेलोसिटीज के टर्म्स हैं। दिस आर सेम एज द क्वांटिटीज आर सेम एज स्पीड या क्वांटिटीज व्हिच आर सेम एज वेलोसिटी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशन सेम एज लेंथ। तो यहाँ पर जिसके डायमेंशन लेंथ जैसे है, तो वेवलेंथ हो गई। वेवलेंथ गाइस क्या होती है? एक वेव की जो लेंथ होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसे लैम्बडा से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है गाइस? कि अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म बॉडी या यूनिफॉर्म बॉडी कभी रोटेशन करती है अपनी एक्सिस से, तो उसका एक एवरेज रेडियस बनता है जो हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली इसको कैलकुलेट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mk² होता है एंड दिस इज सेम एज रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज सेम एज लेंथ, एक तरह की वो लेंथ ही है। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर क्या है गाइस? हमने डिफाइन किया था लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर इज the distance traveled by light in the span of 1 year is called light year, ठीक है। पैरालैक्टिक सेकंड क्या था? पैरालैक्टिक सेकंड भी एक तरीके की गाइस लेंथ है। पैरालैक्टिक सेकंड किसको कहते हैं हम लोग? जब सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो दूर जाकर कहीं अगर 1 सेकंड का एंगल बनाता है, 1 सेकंड का एंगल बनाता है, 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है उसे पारसेक कहते हैं। तो पारसेक जो है वो किसका वो है, किसका यूनिट है? इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, याद रखना, इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये डिस्टेंस का यूनिट है पैरालैक्टिक सेकंड। क्लियर गाइस? नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए अब तो नेक्स्ट तो है हमारे नीट 2019। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस लिए जो अभी प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर मतलब पास्ट पेपर्स में जो भी पूछे गए क्वेश्चंस है जो डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड है। अभी तक हमने जितने डायमेंशनल फार्मूलाज देखे उससे जो रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग एक के बाद एक देखने वाले। फाइन, चलिए तो कौन बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा? द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कल हम लोग ने देखा था कि हीट एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस पे? एरिया पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट पे, ΔT/ΔX, है ना, और
डिपेंड करती है टाइम पर। तो अगर इसको इक्वल करे तो एक थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई होती थी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डेल्टा एक्स इंटू टाइम। गाइस अगर हम क्यू बाई टी को नीचे ले ले तो हमें मिलेगा के एरिया अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर k को अगर हम सब्जेक्ट बना दे तो q बाई टी एक पावर हो जाता है विच इज कॉल्ड वॉट, और ये डेल्टा एक्स ऊपर जाएगा मीटर, ये एरिया नीचे आएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका केल्विन जो डेल्टा टी है वो। तो एक मीटर से एक मीटर गेले, सो आपको यहाँ पे मिलना है वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन। सो वॉट पर मीटर पर केल्विन इज ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। वो हम लोग ने कल ही देखा था, राइट। चलिए आगे बढ़ते गाइस। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज डैश। ठीक है, सो यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने कहाँ पे देखा था, तो F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो गाइज हमारा हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 आर स्क्वायर, 4 F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। सो ये गाइज हमारा हो गया चार्ज इंटू चार्ज इज कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 तो यूनिट लेस है, फोर्स इज न्यूटन एंड दिस इज रेडियस का स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर। सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला और करेक्ट यूनिट of epsilon, that is permittivity, or we can say permittivity of free space. आगे बढ़ते हैं guys. Next, if E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimension of dash. NEET 2021 very latest question. ठीक है, इसी साल ये पूछा गया। तो गाइज हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसा मैंने आपको कहा था कि एक एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज कैन बी गिवन एज G m1 m2 बाई r। तो हम यहीं से E बाई जी को ले लें तो वो क्या मिलेगा आपका m1 m2 बाई r विच इज kg स्क्वायर अपॉन मीटर। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, kg स्क्वायर मतलब m2 पर मीटर मतलब l-1 t0, बॉक्स में डाल दो m2 l-1 t0, कहाँ पे देख लो m2 l-1 t0, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। आप क्या करो, एनर्जी का फॉर्मूला ले लो m1 l2 t-2, फिर ग्रेविटेशनल इसका कांस्टेंट का फॉर्मूला ले लो m-1 l3 t-2। तो ये t-2 ले ले, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो ये m2 हो जाएगा, और l जो है वो 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 - 3 इज l-1। तो इस तरह से भी इसे किया जा सकता है, बट अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो एक आसान तरीका है इसे करने का। क्लियर गाइस? तो ये एमसीक्यूज हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग डन करते हैं फॉर टुडे एंड कंटिन्यू फ्रॉम हियर फ्रॉम टुमारो, राइट। द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये -1/2 क्या दिखाता है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। याद करो गाइस, अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना। तो l1t-1 कहाँ पे, ये रहा l1t-1। अभी हम लोग ने स्पीड के वेलोसिटी के फॉर्मूला में डायमेंशनल सेम एज वेलोसिटी में देखा था, ये रहा 1/√μ नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट विच इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एकदम इजी आपके लिए हो गया। चलो ये भी हमारा किया हुआ है, अभी जस्ट हमने देखा था द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसके जैसा है गाइस, ये प्रेशर जैसा है। दिस इज सेम एज प्रेशर, क्योंकि ये क्या है, इट इज एनर्जी डेंसिटी किसके अंदर, कैपेसिटर की, है ना। ये किसके अंदर की एनर्जी डेंसिटी है, इट्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर है m1 l-1 t-2 which is same as pressure, m1 l-1 t-2 which is same as pressure। बताया था मैंने एनर्जी डेंसिटी के प्रेशर जैसे फॉर्मूलास कौन से, ये रहा एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर आपका ये आ गया, ठीक है गाइस, डन। तो ये इजीली हम लोग कर सकते हैं, फाइन। तो बहुत अच्छे से आसानी से गाइस क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब आपको ग्रुपिंग पता होगा, सारी क्वांटिटीज पता होगी। हेलो, हाय हाय।
आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशंस. डेली आप लोग जुड़ते रहिए और हम लोग सारे चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप शेयर कर सकते हो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ. एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप फॉलोइंग अस. आपको एक क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर फॉर श्योर एंड वी प्रॉमिस दैट आपको दिया जाएगा और बहुत मज़े से आप लोग पढ़ोगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल सी यू टुमारो. बाय.